जब हमने पहली दफा देखी थी ना फिल्म, आपने एक रफ एडिट बनाया था, आपके घर पे देखी मेरे थी घर पे हमने। देखी थी, बिल्कुल। तो वो देखते हुए जो उसका मेन थीम है ना, वो टंग 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 टना टंग, वो मुझे उसी टाइम दिमाग में आ हाँ। गया था कि यही बनाना है मैंने। आज की एपिसोड एक ऐसे और क्रिएटिव कोलैबोरेटर के साथ जिसकी जर्नी मेरा ख्याल है अगर राइटर से ज़्यादा लंबी नहीं तो उसके करीब करीब है। एंड अगर मैं कमली के सोल की बात करूं और कमली के असल मैजिक की बात करूं विच इज़ अदर देन परफॉर्मेंसेस एंड सिनेमेटोग्राफी, दैट्स द म्यूज़िक, द माइस्ट्रो, द जिन एंड अ वेरी डियर फ्रेंड साद सुल्तान। हेलो। 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 फॉर्मली बात करते हुए मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हम सही हो जाएंगे, मुझे जी। उम्मीद है। जनाब साद सुल्तान, आपने फिल्म आई डोंट नो मतलब मुझे जब बोला था कि म्यूजिक प्रोड्यूसर लिखूं, कंपोजर लिखूं, बैकग्राउंड स्कोर लिखूं, आई थिंक कि यू रोट द फिल्म विद मी एंड फातिमा इन सम वे, बिकॉज जिस तरह से वो एक जर्नी थी। So I want a quick recap. First of all, I'm sure you don't need an introduction, but still. So you compose, you write music, गाता भी है, और कितने साल हो गए हैं काम करते हुए? तकरीबन 18-20 साल। 18 साल। मतलब कब, मतलब जब पलुंगड़े में शुरू कर दिया नहीं, था? बहुत छोटा था जब से बस इसमें पड़ गया था। And साथ वैसे ही क्विक रिकैप अगर जस्ट ऑफ योर करियर, पहला ब्रेकआउट हिट क्या था? पहला ब्रेकआउट हिट था लाइयां लाइयां। लाया लाया। और एक और प्रोजेक्ट था, एक वर्ल्ड कप का गाना हमने बनाया था, वो उस वो लाइयां लाइयां से पहले था। And when you say हम, मैं हमेशा ऐसे ही बात करता अपने आप को हम हूँ। कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो ज्यादातर Of मुझे course, होता है कि it's a हाँ, team. हाँ, It's a team. It's a team. But you're quite a loner. एक हाँ। लाहौर के कोने में अपने स्टूडियो में, और लेकिन लोनर उस तरह का कि अगर मैं अली सेठी की बात करूं, मैं आतिफ की भी बात करूं, ज़ेब एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल, बट उनकी जर्नी में भी योर कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन देयर एंड कोलैबोरेशन सबके साथ रही है। अच्छा जी, फास्ट फॉरवर्ड टू कमली नाउ। तो ये कोई बात 18 की है ना जब हमने बातचीत करनी शुरू की मेरा थी, या ख्याल है। 19 और 18 के बीच में याद नहीं, हमने इस काम दौरान शुरू? बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हो रहा था। फर्स्ट थॉट्स क्या थी जब मैंने कमली की इस कहानी सुनाई? आई थिंक आई नरेटेड द स्टोरी। यही थी कि मैं पहले भी उसने ये बात कह रहा था कि ना, ये मुझे फ़र्क स्टोरी लगी थी। मेरे पास ना बहुत सारा काम आता है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन ज़्यादातर काम मैं नहीं करता क्योंकि मुझे वो सुन के आइडिया होता है कि इसने एंड पे वही बनना है जो कि पहले से कोई 15-20 या शायद 1,500 मौजूद हैं। तो ये मुझे सुन के लगा था कि इसमें कुछ और होने जा रहा है, और ख़ास तौर पे जब आपने मुझे वो कुछ पिक्चर्स दिखाई थी जो कलर्स के हवाले से थी। जो पैलेट या हाँ, कुछ हाँ, हमने जब शुरू में बिल्कुल एक रेफरेंसेस टाइप हाँ, कुछ हाँ। चीज़ें थी। राइट, वो बड़ी राइट, फ़र्क राइट, सी थी, लेकिन राइट। वो मुझे बहुत अपील की थी। वो बहुत अपील की थी मुझे। मुझे हुआ था कि इसमें, मुझे याद है मैं यहाँ से निकला था, तो मैं बहुत देर ऐसे ही बस लाहौर में गाड़ी चलाता रहा और मैं सोचता रहा, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं सोच रहा हूँ कि यार बहुत मज़ा आने वाला है आगे भी। तो साथ मैंने जर्नी थोड़ी सी पहले शुरू की थी, राइट, बिकॉज कहीं मुझे लगा कि अच्छा मैंने म्यूज़िक ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ बूझ सुनने के अलावा, तो मैंने जुल्फ़िकार साहब को बुलाया और मुझे लगा कि अच्छा मेरा ख्याल है फ़िल्म की मौसीकी में धुनें जैसे पुराने ज़माने में हम सुनते हैं ना, धुन तरतीब देना और वो, और हमने कोई 6-8 ट्रैक्स उनके साथ मैंने वो किए। एंड जो मुझे लगता था सिचुएशन पे ये आना, कुछ पोइट्री मार्क की हुई थी, और फिर वो सारा मैंने हवाले कर दिया कि यू आर द म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड देन बट यू डिड अ लॉट टू इट। वो कैसा था, मतलब लाइक आई डोंट नो कि कोई मुझे आके कह के चाहिए किसी का, जैसा मैं टीवी से भागता इसलिए हूँ कि अच्छा भाई आप लिखी लिखाई चीज़ लाके मुझे दे देंगे अगर, तो मैं कहाँ हूँ, मतलब मैंने तो एग्जीक्यूट ही करना है ना खाली फिर। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ का। मेरी ना डेली बेसिस पे जो इंटरेक्शन लोगों से होती है वो भी ऐसी होती है। मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ और सब लोग कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट कैरेक्टर को फ़र्क तरीके से टैकल करना है। तो मुझे बड़ा, आधे से ज़्यादा तो मेरे लिए फ़न पार्ट ये होता है कि जो भी बंदा मुझे तोहफ़े में मिलने लगा है इस कोलैबोरेशन में,
मैंने उसके साथ क्या करना है और वो क्या है, अगर वो अच्छा निकला है, इंटरेस्टिंग निकला है तो मेरी ईद हो जाती है, वरना मैं फंस जाता हूँ। मतलब अदर देन रेशमा जी आई नो कि उस रेशमा जी वाले में भी वो वेरी इन्वॉल्व इन द सेंस कि उनके पास इज्जत मजीद साहब के पास काफ़ी ट्रैक्स थे, 5-6 ट्रैक्स थे रेशमा जी के, जो 1-2 तो बिल्कुल ही अनरिलीज्ड हैं। मतलब मैनू तू तो आई हाँ थिंक जी, हाँ एक जी। आध जगह के ऊपर किसी और ने रिलीज भी किया हुआ था, बट सो बाकी जो पांचों ट्रैक थे उनकी सिचुएशंस में से हमने जुल्फ़िकार साहब वाले सिर्फ 2 मेलोडीज रखी एंड द अदर 3 यू वर कंप्लीटली रिस्पांसिबल फॉर, ट्रैक बाय ट्रैक चलते हैं। आई थिंक पानी सबसे पहला था जिस पे हमने काम शुरू पहला किया। पानी था, हाँ जी, पानी शुरू था, किया था। द स्टोरी ऑफ पानी नाउ। वो बड़ा मुश्किल था वैसे, सही बताऊँ, जब वो कर रहे थे ना उस वक्त तक कुछ भी, क्योंकि लेट डाउन नहीं था। जो जगह आपने मुझे दिखाई थी, जो कलर का हार का, वो कभी भी मैंने टीवी के ऊपर नहीं देखा। मैं यानी जितनी दफ़ा वहाँ गया हूँ वो उसी तरह है, और पहले भी यही था कि हमेशा दोस्तों के साथ चले गए तो वो आप उस तरह से नहीं देख रहे होते चीज़ों को। फिर मैंने 1-2 दफ़ा मैं गया हूँ उधर, और मैंने जाके वो एग्ज़ैक्टली प्रॉब्ली मैं उस लोकेशन तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन वो झीलें, वो जो नीचे उतरने का रास्ता और वो पहाड़ों में मैं काफ़ी फिरा, और मैंने कोशिश की कि मैं वो सुन सकूँ कि वहाँ क्या है, वो उस माहौल में। यानी उसमें ना बहुत सुकून है, बहुत सुकून है, लेकिन वो बड़ा पुरस्रार इलाका है। उसमें कोई अजीब-सी चीज़ है जो मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या है। लेकिन मैंने कोशिश की कि वो उसकी अजीबियत को जो है ना वो हम किसी तरीके से उसकी ट्रांसलेट जीबियत का करें। मैं भी, जब कोई मुझसे पूछता है ना कि वो इलाका क्यों, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि विजुअल से कहीं ज़्यादा उधर जो एक वाक़ई जो एक फीलिंग है कुछ ना, है वहाँ पे ना। एंड it's not super happy. It's not a happy light हाँ, feeling. There's a heaviness to it. हाँ। पता नहीं, I don't know, melancholy is not the right word. यासियत is not the right word. कुछ है वहाँ पे. But पानी as a track, अगर मैं उसकी genre की बात करूँ, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब उसको कैटेगराइज एज अ फिल्म सॉन्ग के हमारे फिल्मी लैंग्वेज में जैसे हम फिल्मों के गाने बनाते हैं, आई डोंट थिंक इट्स फिर पता नहीं, यानी इस तरह था कि वो उस जगह पे पहले हमारे पास एक और कॉम्पोज़िशन मौजूद थी। तो हम उसको जुल्फ़िकार यूज़, साहब हाँ वाली जी, जो वो थे। हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे। तो वो थोड़ी प्रेशराइज़िंग बात भी थी कि वो इतने बड़े आदमी हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमें, यानी मेरे हिसाब से वो चीज़ जो उन्होंने बनाई थी वो उस सेटिंग में नहीं बैठ रही थी। राइट, राइट। तो ऑन जो इट्स भी ओन हम, इट वाज़ अ गुड हाँ, मेलोडी, वो अच्छा बट था। वही कि जो हम कैफ़ियत क्रिएट कर रहे थे हाँ, वो उसको हाँ, लैंड वो नहीं नहीं। कर रही थी, राइट। तो उसकी जगह जो भी चीज़ लानी थी, उनकी पहली चीज़ थी जो मैं आपको सुनाने वाला था, तो मुझ राइट। पे बड़ा प्रेशर था कि फ़िल्म में मैंने भी वो क्या पहला करना गाना है जो आता है, इट्स द है। फर्स्ट सिचुएशन, या। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, शकील भाई के साथ में बैठा, हमारी से लिरिसिस्ट जो, जो हाँ जी, लिरिक्स जिन्होंने लिखे वो पानी के। हमने एक ड्राफ्ट पहले बनाया था। एक और चीज़ थी जो अनफिनिश्ड सा प्रोजेक्ट था हमारा पहले, हमने कोशिश की कि हम उसको इसके अराउंड वो करें। लेकिन वो बना, फिर आपसे भी हमने शेयर किया, फिर हमने खुद भी सुना। तो फिर शकील भाई की मेरी डिस्कशन ये हुई कि, यानी मैंने उनको ये कहा था कि शकील भाई, ये वो प्रोजेक्ट है कि इसमें ये वाले ब्रीफ्स ना हमें ज़िंदगी में शायद दोबारा कभी नहीं मिलने। तो हमने इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी जो कि हम पहले करते आए हैं, छोड़ देते हैं जो भी है। यानी मैं भी कोई ऐसी प्रोडक्शन की चीज़ नहीं इस्तेमाल करने वाला जो कि मैं करता था। तो वो बड़ा एक, मुझे याद है आज तक, और मेरे लिए बड़ा इमोशनल सा वो मोमेंट है, क्योंकि मेरा ना बहुत लंबा टाइम उनके साथ गुजरा है। शुरू में मैं, क्योंकि मैं लिख भी लेता हूँ, अपने गाने में बनाया करता था, तो जब मैं अपने गाने बना के कुछ रिलीज़ किए तो लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। इतनी अकल नहीं थी कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, बस जो भी आ रहा है, शौक इतना ज़्यादा था कि हर चीज़ कर लेनी है। अब होता ये था कि मैं लिखारी तो ऐसा सच नहीं हूँ, तो किसी के स्क्रिप्ट के ऊपर लिखना मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि अगर मैंने लिख लिया है ना, तो मेरी उसके साथ ज़रा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, और जब मैं उस कैरेक्टर को बाकी तरह से देख रहा हूँ ना, तो वो मुझे अनएथिकल लग रहा है कि मैंने नहीं करना। फिर मेरी शराज़ भाई, शराज़ उपल जो हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, यानी उन्होंने मुझे ना बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल ही नालायक था ना, मेरा कोई सीन नहीं था, उन्होंने मुझे बिल्कुल उँगली पकड़ के चलाया है। आज तक जो है वो हर चीज़ में उनसे एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करता हूँ कि, हाउ वंडरफुल। तो उन्होंने मैंने उनको बताया कि शराज़ भाई, मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, काम आ रहा है लेकिन समझ नहीं लगती। तो उन्होंने कहा, यार ये इनसे बात करो, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं उनको जानता था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि यार मसला ही कोई नहीं, दिस इज शकील भाई ना। शकील भाई, उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, जैसे मर्जी हो, पैसे नहीं भी दोगे तो मैं फिर भी लिखूंगा, तुम ठीक लगते हो मुझे। तो वो, यानी ये शायद बताने में उस तरह से फील नहीं होता, लेकिन अगर शकील भाई ना होते ना, तो मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं बन सकता था, यानी प्रोफेशनल प्रोड्यूसर कंपोजर नहीं हो सकता था,
क्योंकि मैं सिर्फ अपने बैंड के या अपने शौकिया गाने जो था वही बना सकता था। तो मेरे लिए ना वो बहुत, यानी ये इस दौरान पता नहीं इन 3 सालों में क्या कुछ हुआ है। हाँ, एंड शकील भाई का वही मतलब इट वाज सो सडन, एंड जो मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा वो भी वाकई वो मतलब उस तरह के आदमी नहीं थे जो प्रोफेशनली आपको आमतौर पे मिलते हैं। और मुझे याद है वो इधर ही कहीं करीब उनकी जो डे जॉब थी शेख जायद में, या मतलब वो नहीं, इधर थे मून मार्केट में। मून मार्केट के करीब ना उनकी डे जॉब जो भी वो करते थे। तो उसके बाद उन्होंने आना और बहुत क्वाइटली आके वो उन्होंने मुझे बस बताना कि अच्छा, और उनका ये था कि वो, हालांकि मैं सोचता था अच्छा शकील भाई कोई लाइन आप अगर लिख लें तो शेयर करें, नहीं, वो मुकम्मल थॉट में बिलीव करते थे। और पानी के अंदर खास तौर पे मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं ज़हन में ना अवाम को रख रहा हूँ, तो मैंने कहा इनको अगर हम आसान आसान लफ्ज़ों में, जैसा वो था रेगज़ारों में बहने हाँ, लगा, हाँ, इस पे वाली बहुत बहस तो हुई मैंने थी। कई दफ़ा उनको कहा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब बीच में बुल्ले शाह का भी तो है, वो कितने लोगों को समझ आएगा, यू नो, लाइक ही वुड एंड देन ही वुड से कि नहीं, लेकिन अब मुझे अब वो जो फीलिंग बन रही है, और वाकई अब जब मैं उसको सुनता हूँ, उसमें रेगज़ार नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता था वहाँ पे क्या होगा, मतलब पैरों से लिपट जाए, सांसों को उलट जाए, एक लाइक इट इज मैजिकल। बहुत पता है, मैं आपको बताऊं, इसमें हम बहुत खपे थे। हाँ। हम बहुत, यानी मैंने और शकील भाई ने ना बहुत टाइम लगाया था। इसका मसला ये था कि फिल्म में बहुत शुरू में आता है, उस टाइम तक कुछ रिवील भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं। और जिस तरह की हम स्टोरी सुना रहे हैं ना ओवरऑल जिस लड़की की, वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उसके ख्यालात भी जो हैं वो ढके छुपे ही हैं, समझ से बाहर है कि वो क्या है। तो कुछ ना कहते हुए इतना कुछ कह देना जो था ना, वो बहुत मुश्किल काम था। और ये यानी उन्हीं की थी कि उन्होंने वो अच्छा, उन अल्फाज को लेके, फिर वही उस लिरिक को लेके, फिर हम जब म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ आए, आई थिंक ये हमारा सबसे ज्यादा लेयर्ड ट्रैक है, राइट? देयर आर मेनी लेयर्स टू इट, बिकॉज़ मुझे याद है मिक्स के लिए जब जा रही होती थी चीजें, तो वो एक अनगिनत बहीमाना जो है ना उसके अंदर, बहुत ज्यादा है इसमें। सो वो क्या था, मतलब हाउ डिड दैट वर्क, लाइक हाउ डिड यू थिंक कि अंडर वाटर की एक और एनवायरनमेंट है, फिर जब वो निकलते हैं बाहर, आई मीन इट्स सो विजुअल, द साउंडस्केप। अंडर वाटर वाले ब्रीफ ने बहुत इसमें, यानी मेरे ज़हन में मेनली जो चीज़ थी ना वो यही थी कि अंडर वाटर, अब पानी के अंदर ना आवाज़ बहुत डिफरेंट तरीके से करती है। ज़्यादातर तो वो नहीं उससे कंडक्ट ही नहीं करता पानी, लेकिन जो अगर आप थोड़े से भी नीचे हो तो आपको ना एक अजीब से तरह की आती है। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं कुछ साउंड इस तरह के उसमें डालूं, टोन इस तरह के रखूं जो कि शायद बहुत दुनिया के बेहतरीन टोन नहीं होंगे, वो उनसे बहुत बेहतर हो सकते थे, लेकिन उस सिचुएशन में वो जो था ना वो बैठता था। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट की ये चीज़ है कि ना ऐसा कभी किया ही नहीं था। अभी कभी किसी ने ऐसा कहा ही नहीं था करने को। बता दो उसमें तो कुछ जगह पे लेयर्स का भी, सॉरी, अच्छा मैं वो भूल के बात कि वो फिर जब हम कर रहे थे तो एक बेसिक हमने स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद वो आमिर अजमल साहब जो हैं उन्होंने उसमें बहुत रंग भरा। उन्होंने जो था ना वो जो लेयरिंग थी, मैं इतना पर्सनली लेयरिंग का फैन नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत कन्विंस थे कि इसमें लेयर्स डालनी चाहिए, क्योंकि वो जो फर्क सी चीज़ें ना जो अगर आप गौर से सुने तो आपको लगता है कि कुछ हो रहा है और आप ध्यान देते हैं वो गुम जाता है, फिर कुछ और आपको लगता है कि हो रहा I है। can't identify the layers, that's what I'm saying कि I know technically now कि चूंकि वो एडिट में मैं देखता था चीज़ों को, तो but I still cannot figure out कि वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या लेयर्स उसके अंदर बज रही हैं, and it just makes the I think the impact, और वो सिनेमा में विजुअल्स के साथ it got Zainab, the singer, is my the lead go-to singer person for इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स। यानी और उसी के साथ पहला स्क्रैच भी उसी ने उसने किया, उसी ने किया ये होता है ज़ैनब से, ज़ाहिर है जिस तरह से बचपन क्योंकि साथ गुजरा होता है ना, मेरी उसकी वैसे भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं कमरे में जाता हूँ तो मुझे देखते साथ कहती तुम ये कहने के लिए आए हो, मुझे इस हद तक समझती है। तो कुछ गाने होते हैं जो अक्सर मैं ना बना के, क्योंकि मैं उस तरह से कोई बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, तो और मैं ना ही कभी सिंगर को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ अपनी चीज़ सुना के कि वो फंस जाए उसमें। तो ये क्योंकि ट्यून देसी थी, उसका जो अरेंजमेंट हम बना रहे थे वो उतना देसी नहीं था, हमारी सेटिंग फिल्म की बहुत देसी थी, तो एक इस तरह की आवाज़ चाहिए थी जो कि जिस तरह का हिना का कैरेक्टर है कि वो बहुत सहमी हुई सी लड़की है, उस पॉइंट तक वो बिल्कुल खुल नहीं रही। तो वो मैं किसी को भी नहीं समझा पा रहा था वो बात। जब हमारी वैसे भी स्क्रैचेस के लिए मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मैं ना वो समझा नहीं पा रहा था कि इसको ओवर नहीं करना। यानी मेरे म्यूजिक का ना एक फिलॉसफी ये है कि कभी भी ना इम्प्रेसिव होने की कोशिश नहीं करता मैं। मुझे लगता है कि म्यूजिक इटसेल्फ इतनी ना बड़ी चीज़ है और इतनी पावरफुल चीज़ है
कि अगर आप उसको निभा देना बस अपने हद तक, तो वो खुद ही बहुत इम्प्रेसिव होता है। आप उससे ज़रा फ़ायदा ले सकते हैं, ना कि आप उसके साथ फनकारी करें। Agreed. तो ज़ैनब इस चीज़ में ना बहुत, यानी वो बिल्कुल मेरे जैसी है इस हवाले से कि उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, ना वो किसी से एक्स्ट्रा बात करना चाहती है। तो मुझे लगता था कि यही जो है इसको समझ सकती है her उस चीज़ को। technique, I don't know what her technique is, जिस तरह उसने पानी गाया है वाकई मुझे लगता है जैसे किसी ने आंखें बंद करके कहीं डूब के और बगैर किसी फोर्स के गाया है, like it almost flows like water. और to be honest it's a difficult composition and it is in a way poetry भी उसकी, मतलब वो चलती ही रहती है ना, मतलब सांसों को लट जाए पैरों से लिप, you know it really goes on and you don't know like कि ये इसका वो मुका कहाँ पे होना है इस चीज का। एक मुझे सॉरी बात याद है, ज़ैनब ने बीच में जब गाना एंड होता है ना, तो आपने मुझे कहा था गाना बनने के बाद के एंड पे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। राइट। तो मैंने ज़ैनब को कहा कि ना कुछ एंड पे इम्प्रोवाइज कर दो कि एक ही तरह से आ रहा है। तो वो मुझे कहती है कि अपने काम से काम रखो, मुझे ना सिखाओ। होना चाहिए जी, इतनी अना तो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट की होनी चाहिए। And then we layered it with Nimra Gilani's vocals. Now I know I have a reason for it. Are you नहीं बिल्कुल वो बनता था, convinced कि वो क्या है? वो बिल्कुल बनता था करना, क्योंकि ना जिस तरह से दोनों की आवाज़ों का कॉन्ट्रास्ट है ना, वो हमने, यानी आप जब हम कर रहे थे तो हम ये भी कोशिश करते कि और पार्ट्स में भी वो रखें, क्योंकि ज़ैनब की आवाज़ इतनी सहमी हुई वो है, निम्रा की आवाज़ उतनी कॉन्फिडेंट और वो है इट्स आउट देयर। तो वो जो खास तौर पे जगह है ना, उसके ऊपर वही चीज़ ही नहीं, मैंने सोचा था कि हम इसको कोई इफेक्ट लगा के भी कर लें, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी थी। वो बड़ी सटल सी है, नहीं वो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि आप एज एन आर्टिस्ट खुद कर रहे होते हैं अपनी तसल्ली के लिए, कि ये सोचने के लिए कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो वो हमने अपनी तरफ से जो मास्टर अपना स्ट्रोक था ना, वो हमने No, I know. And for me, honestly, वही जिस तरह लोग विजुअल के अंदर लेयर्स देख रहे हैं कि अच्छा वो उस एनिमल की क्या सिंबलिज्म है या उस जुमले की क्या सिंबलिज्म है, आई थिंक निम्रा की लेयर इज दैट सीक्रेट जो हम शुरू में दे रहे हैं लोगों को कि यू नो दिस इज हिना's सीक्रेट, यू नो वी डोंट नो, एंड सडनली आई मीन आई नो वेरी क्लोज फ्रेंड दे सेड क्या मतलब है दूसरी आवाज है क्यों, मतलब व्हाई इज देयर अनदर वोकल इन द थिंग, आई वाज लाइक आई डोंट नो, दैट्स व्हाट साद एंड आई थॉट, बट वो बनता था, उसके बगैर वो बात नहीं हो, मुकम्मल ही नहीं थी वो बात। So no, I mean, other than what people think of it या किस तरह रिसीव करते हैं, but what a track, Saad, what a track, it really, मतलब just the track alone, वो उस तरह का ट्रैक है जिसके ऊपर आपको विजुअल सोचने नहीं पड़ते, मतलब आई डोंट नो हमारी जर्नी किस तरह थी कि मैं विजुअल क्यूज बता रहा था, बट व्हाट यू प्रोड्यूस्ड आई थिंक it was so inspiring. बेसिक ब्रीफ यही था ना कि अंडर वाटर ही था, अंडर वाटर, एंड आई स्टिल फील देयर इज लेस अंडर वाटर, अभी भी थोड़ा अंडर वाटर और हो सकता था, बट अंडर वाटर वाज वेरी टफ टू शूट, एंड द ओनली ट्रैक, द ओनली वीडियो इन द फिल्म, बाय वीडियो आई मीन विजुअल्स, जो स्लो मोशन में है, मतलब उसके अलावा एक और शॉट नहीं है पूरी फिल्म में व्हिच इज इन स्लो मोशन, यू नो, एक्सेप्ट सम शॉट्स इन द एंड व्हिच आर नॉट ऑफ द कैरेक्टर्स, बट so now moving on to Mukhra. So Mukhra is Zulfikar Ali Saab's composition, right? The tune he made, and Baba Bulle Shah's poetry, which is very close to my heart. So Mukhra की journey क्या थी? सही वाली बताऊं? सही वाली, बिल्कुल, of course, हम सही सही बातें करेंगे। मुखड़ा के लिए ये हुआ था कि ना उन्होंने जब composition हमें सुनाई, तो बजाय इसके कि वो हमें, यानी मेरे पास जब पहुंची कि बजाय इसके कि वो मुझे बजा के वो देते, वो एक सिंगर को ले आए अपने साथ एक डेमो के लिए जो उन्होंने, और उस सिंगर ने वो पता नहीं किस तरह का गाया कि मुझे तो समझ नहीं लगी कि मैं करूं क्या, कि मैं आपसे माजरत करूं कि मैं इनसे माजरत करूं, क्योंकि मेरा दिमाग बंद हो गया उसके ऊपर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे उसके 2 और डेमोज फिर गा के दिए, जिससे कि मुझे ये मैं इस काबिल हुआ कि मैं उसको समझ सकूं कि वो ट्यून में क्या है। राइट। फिर ये था कि ना वो राग था ऐसा जो मैंने कभी नहीं उस पे काम ही नहीं किया था ना। टेक्निकली मतलब क्या, व्हाट इज दैट राग? इट्स कॉल्ड जोग। जोग, हाँ जी। इससे ना बड़े इसके करीब करीब भी 1-2 राग है, मुझे लग रहा था कि ये तिलंग है, लेकिन वो नहीं था। मैंने इस पूरी फिल्म के बीच में ना मुझे कम से कम 2 या 3 दफा काम रोक के ना लेसन्स लेने पड़े हैं ताकि मैं वो चीज़ कर सकूं। मैंने क्योंकि जितनी मैंने इस पे रिसर्च अपनी तरह से की थी,
उस जगह का जो पॉपुलर म्यूजिक था ना वो यहाँ से बहुत फर्क था। राइट उसको यानी उस तरह से प्रेजेंट करने के लिए ना मुझे ये फील हुआ कि ये मेरी इनकेपेबिलिटी जो है वो मसला नहीं बन सकती। यानी एंड पे ये हो कि आप इतनी बड़ी फिल्म बना लें और इसलिए कि मुझे आता नहीं था तो वो खराब हो गया है। तो मैंने ना वो टाइम ले लेके सीखा। इसी दौरान मैंने अपने से तिलंग सीखने के लिए एक उस्ताद जी से राब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटे ऐसे नहीं है, ये है। दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी जिसका मुझे कोई हाँ बहुत स्टोरी मुझे है, अता पता नहीं है, बहुत मुझे नहीं stories हैं इस पता। तरह की। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं तो बड़ा वक्त लगा रहा हूँ साथ के साथ, और उससे पहले जुल्फिकार साहब के साथ, बट देयर वाज अनदर जर्नी। नहीं मैं साइको हो गया। अच्छा, तो ये तिलंग है। हाँ जी। और इसमें फिर ये था कि वही वाली चीज़ की जिस तरह वो वोकल्स हो रहे थे, बीच में एक और मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, मुस्तहसन, उन्होंने मुझे वोकल टेक रिकॉर्ड करके दी जिसके ऊपर मैं बना सका वो। तो उससे मुझे ये जब हमने वोकल रिकॉर्ड किया ना, वो ट्रैक मैंने बनाना शुरू किया, तो मुझे उस टाइम पे ये बात हिट की कि इसके ऊपर ना कोई भी शहरी टाइप आवाज़ नहीं चलने लगी इस ट्रैक में, ये पूरे साउंड ट्रैक में। वो ज़ैनब वाली भी मजबूरी के तौर पे, क्योंकि उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने किया हुआ था कैरेक्टर के साथ। कि क्या नहीं, लेकिन वो मजबूरी इस तरह से कि ना वो उस जगह की आवाज नहीं है, वो उस कैरेक्टर की उस इमोशन की आवाज है जो कि उसने अपने आप को जिसमें बांधा हुआ था ना। लेकिन ये क्योंकि एक लाउड एक्सप्रेसिव गाना था, तो इसके ऊपर आवाज भी कोई ऐसी ही होनी थी जो कि देसी टाइप यानी मिट्टी की आवाज हो। तो यानी मेरे ख्याल में तो जिस तरह की कमिटमेंट आतिफ असलम ने इस पे शो की है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। यानी इट्स इनक्रेडिबल। यानी एक बंदा इस लेवल पे होते हुए भी ये कह के जाए स्टूडियो से कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे फिर बुला लेना ना। एंड ही डिड कम बैक, ही डिड कम बैक अपनी मर्जी से कि मुझे दोबारा गाना है ये। तो ये बड़ी बात है कि बड़ा होके मैं भी इंशाल्लाह ऐसे बनूंगा। बट साथ आतिफ के केस में फिर मैं जो चीज़ ज़रूर अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक ये जो जॉनरा है जिसको मैं अपने तय सोचता हूँ कि अच्छा सूफी है, या आप उसको जो अपना एक आई डोंट नो, सूफी म्यूजिक इज अ टर्म दैट पीपल यूज सो मच, बट इट्स नॉट एंटायरली सूफी। ये तो बहुत ही स्ट्रीट सिंगिंग टाइप जॉनरा में भी जाता है, राइट? जैसे हाँ, लेकिन वही सूफी वही है ना यार, यहाँ पे हम तक जो पहुँचती हैं चीज़ें वो बड़ी ना फिल्टर्ड होती हैं। यानी ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में सूफी म्यूजिक या फोक म्यूजिक को वही समझते हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो में देखा है। वो बिल्कुल फोक म्यूजिक है, सूफी म्यूजिक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। So but has Atif sung something like this before? Would you? He sung so much, है ना? But I still feel कि आतिफ की मतलब इस टाइप की जो एक अप्रोच है गाने की, बिकॉज हमने जितना भी आतिफ का खैर काफी रेंज हमने देखा है, बट आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रेफरेंस in his own work। हाँ, नहीं वो नहीं जो था। कि वो पता है वो राग की वजह से भी था। वो राग इस तरह का था कि मेरे लिए भी ना शुरू में बड़ा एक चीज होती है ना, आपको देखते साथ समझ आती है कि मुझे इसका नहीं पता, तो और आपको काम भी करना पड़ रहा हो तो जरा फिर वो करना पड़ा। मुझे लगता है कि उनके साथ भी यही सीन था कि वो फर्क चीज थी और उन्होंने मेहनत की नजर आती है। और मुझे अपने कई भोंडे इनपुट्स में से एक इनपुट बार बार बॉदर करता है, जिस तरह जब उसका बेड बन गया म्यूजिक का एंड देन आतिफ केम एंड sang and I kept saying इसमें बीन डाल दे, because I just thought somehow मुझे लगता था कि अब हर गाने के साथ हमने एक कैमरा लैंग्वेज भी एसोसिएट की हुई थी, लाइक तो विद कुंडिया आई न्यू कि माय कैमरा इज गोइंग। इस तरह पानी का ब्रीफ था, अंडर वाटर इसका ब्रीफ था स्नेक जार में। स्नेक जार आपने मुझे यही कहा हुआ था कि जी वो यूं हो रहा होगा, और वही चीज मिसिंग थी। और एक सांप की तरह आप एंड तक लग रहे कि वो किधर है। बट नो, आई डोंट जुगाड़ मारी, आपको पता है एंड पे जुगाड़ मारी थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट बीन बट वो कहीं ना कहीं वो जो भी मैं अपनी मतलब वही कह रहा हूँ इनकेपेबल नॉलेज के साथ बताना चाह रहा था, इट्स देयर नाउ, इट्स देयर। एंड देन इन द एंड वो जो एक जहाँ पे वो जो पॉज था, वो जो पॉज जो आता है वो बहुत अच्छा था, शुक्रिया उसके लिए। नहीं मेरा शुक्रिया क्या मतलब, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट वाज आवर अगेन एक कलेक्टिवली जब आप एक काम पे अपनी ईगो लाए बगैर, मतलब ना मैं अपनी ईगो लाऊं और ना किसी और की हो, बट दैट पॉज आल्सो बिफोर ही सेज मर जावे कोई और दैट। पता है इन सारे गानों में ना इतनी डिटेल है ना, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना टाइम लगा हुआ है, इतनी सोच लगी हुई है कि पता नहीं। मुझे एक चीज, मुझे कभी कभार ये भी फील होता है अपने काम के बारे में, तो खास तौर पे और इस प्रोजेक्ट पे स्पेशली, कि अगर मैंने 3 साल लगा के काम किया है ना, तो फिर और मुझे फिर बोल के बताना पड़े तो फिर फायदा नहीं है उसका। ट्रू आई एग्री। जिसको ढूंढना है वो ढूंढ लेगा, जिसको नहीं ढूंढना तो। और फिर कोई बात कि एज यू सेड दैट म्यूजिक वाकई ऑन इट्स ओन इज सो डिवाइन कि उसके चंद नोट्स ही आपके लिए काफी होते हैं, कभी या चंद एलिमेंट्स ही काफी हैं, तो उसमें शायद बहुत ज्यादा वजाहतें और बहुत ज्यादा ओवरलोड करना चीज़ों को, दैट्स पता है गाने का ना ये होता है कि फिल्म
देखने के लिए ना एहतमाम के साथ बैठना पड़ता है। गाना एक ऐसी चीज है जो कि ना कहीं चलते फिरते आपको कहीं भी टकर जाएगा। राइट राइट। अब वो आप किस जोन में होंगे, वो आपको जिंदगी के कौन से स्टेज पे मिलेगा, किसको कब मिलेगा, ये आप नहीं बता सकते। तो यानी मैं तो ये क्या कहना चाहिए कि रिलीजियसली काम करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि वो एक सुकून की फीलिंग ना कायम रहे हर चीज़ में। कि मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, पर इन पर्सन भी कहते हैं कि जी आप बहुत स्लो म्यूजिक बनाते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं स्लो फास्ट की तरह मैं देखता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर देखने वाले को सुकून, सुनने वाले को सुकून मिल जाएगा ना, तो वो बेहतर है कि और ये आप गाने कहीं भी सुन लें, पूरी एल्बम ही, तो आपको उसमें वो सुनाई देगा जो कि शायद उस जगह का सुकून है, प्लस वो चीज़ डेलिबरेटली हमने की है। आई थिंक लोगों ने जिस तरह फर्स्ट हाफ के बारे में एक रिव्यूज में आना शुरू हो गया कि स्लो है, और मैं शुरू में एकदम थोड़ा डिसहार्ट भी हुआ। मैंने कहा अच्छा यार, इस पे तो एडिट में भी इतना लंबा अरसा लगाया था, तो अभी किसी ने बस ऐसे ही एकदम बोल दिया। बट देन आई आल्सो फिगर्ड कि हाउ दे नॉट एसेंशियली सेइंग दैट इट्स अ बैड थिंग, दैट इट्स नॉट कि स्लो और बोरिंग में फर्क है। हाँ, बिल्कुल राइट, कि एक चीज बोर करती है। तो मैंने कहा कि वो सेकंड हाफ की तारीफ करें, इसका मतलब वो फर्स्ट हाफ गुजार के ही वहां पहुंच रहे हैं। सो अगर उनको स्लो लग भी रहा है, दे स्टिल अलाउइंग द फिल्म टू बी स्लो, सो इट्स अ स्लो बर्न। नहीं, वो देखिए कि किसी भी चीज में वो प्रोग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, कि अगर आपने एंड पे इस चीजों को स्पीड अप करना है तो वो स्पीड उसके मुकाबले में ही पता चलेगी। अगर पहले से ही पहले वाली चीज ही नहीं होगी तो वो तेज ही नहीं पता चलेगी उसकी। अग भी बड़ा मुश्किल गाना था। अग बहुत मुश्किल गाना, और अग मेरा ख्याल है हमारा वो वाला गाना था जो हमने बहुत एंड में जाके फाइनली कंप्लीट हुआ था, क्योंकि वो किया। हमें नहीं मिल रही थी ना, हमें वो आवाजें नहीं मिल रही थी उसके लिए। राइट 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 राइट। तो वो बस यही था कि आपने कहा कि जी, यानी शुरू तो ऐसे ही हुआ था कि ये गाना नहीं है, ये एक सीन है, एक एम्बिएंट, एक उसकी वो ट्रैक। हाँ, बट नो, लिटिल डिड वी नो। जी हाँ, तो वो उसमें भी सीन यही था कि ज्यादातर लोग जो यहाँ पे अवेलेबल थे, जो शहरों में गाने वाले लोग हैं, जिनका स्टूडियो का एक्सपीरियंस है, उनका वो लहजा या उनका वो अंदाज नहीं है। तो उसके लिए ना हमें वो ढूंढने में बहुत टाइम लगा, उसका परकशन रिकॉर्ड करने के लिए भी मैंने जो लोग वो फाइनली ढूंढे, वो वही थे जो कि वहां पे बजाते हैं, तो वो फील देता है, वरना वो फील नहीं देगा। वो शहरी, यानी ये बड़ा मुश्किल काम रहा है थ्रू आउट के ना, शहरी साउंड से दूर रखना इसको, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। मतलब एक बिल्कुल जो टोटल कंटेम्परेरी अर्बन एक वो अप्रोच नहीं इस पे। मैं एक देसी तरीन लड़का हूँ, बहुत देसी हूँ मैं, लेकिन मैं शहर में रहता हूँ। अगर आप ये सुहेल शहजाद साहब को मिलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार अच्छा देसी लड़का, तो ये तो देसी लड़का नहीं है, तो हमें मुझ में मिलावट हो गई हुई है। अब वो फ्लेवर फिल्म का, क्योंकि देखिए जब आप कैमरा लेके चले गए हैं उस जगह पे चले गए हैं और आपने खोला, तो वो वही नजर आएगा ना। लेकिन साउंड तो मैं लाहौर में बैठ के बना रहा हूँ, मैं जो बजा रहा है वो तो यहीं का रहने वाला है, वो यहीं की फिल्में सुना रहा है मुझे। तो वो मुश्किल था। बट अगेन व्हाट अ डायनामिक ट्रैक, मतलब ये भी जुल्फकार साहब की कॉम्पोजिशन। एंड अगर आप उसमें वही देखें कि सुनी सी कॉम्पोजिशन है, राइट, कि मतलब जैसे आप ये उसकी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसका क्या है, मतलब व्हाट इज द सुर या क्या, वो ऐसे ही ओपन है ना, बट ऑल्सो इट गोज फ्रॉम एक टप्पा शादी का जैसे जो ढोल टप्पे वाला गाना होता है, फ्रॉम दैट इट गोज इनटू अ वेरी वियर्ड रिदम, व्हेन दैट, जिसको मैं रैप कहता हूँ कि दिल करता गया, दिल जलता गया, एंड देन इट गोज इनटू अ प्रॉपर हाड़ा, जो पंजाबी में हाड़ा नहीं होता जो आप फिर लगाते हैं जब ज़ेब वाला पार्ट जो आता है। वैसे इस तरह देखें तो उसमें यानी हम लोग ये बात कर रहे थे जब हम ट्रैक बना रहे थे कि मैं तो कम से कम नहीं बना सकता था ये कॉम्पोजिशन। उसमें जो उनका बैकग्राउंड है वो नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह मैं कहता कि मैं अपने हिसाब से बहुत देसी हूँ, लेकिन मुझसे और बहुत कैटेगरीज और हैं जो पक्के देसियों की, वो उसमें से वो कैटेगरी है जिन्होंने वो कुछ देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस हवाले से कि इस तरह के लोगों के साथ काम करना मेरे लिए इंटरेस्टिंग होता है। कि अच्छा, उनकी मज़ेदार बात में ये थी कि उनके अपने आइडियाज़ में कुछ बहुत पक्के थे, वो उससे नहीं हटना चाहते। अब मेरी कोशिश ये होती है कि जितने हमारे भी कोलैबोरेटर्स हो ना, वो ना खुश ना हो। तो ये इस लिहाज से इस ट्रैक ने मुझे बड़ा बसाया कि मुझे था, मैं बार बार सोच रहा था कि वो ना खुश होंगे करके, और मैं नहीं, क्योंकि पहले भी हमने कुछ कॉम्पोजिशन की नहीं यूज़ करे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं बदतमीज़ सा लगूं कि मैंने जो है वो अपनी मर्जी से कर दी, क्योंकि मैं बड़ा ख्याल करता हूँ इन बातों का।
पर मैंने कोशिश तो की है कि नो जितना वो बिल्कुल आई रह थिंक सके। इज सुपर हैप्पी। वो प्रीमियर पे भी आए थे जुल्फकार साहब और वो पॉडकास्ट पे भी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। इज वेरी वेरी हैप्पी। और वो ही कि वो उनकी एक अपनी नॉलेज और विजडम है जो डेफिनेटली उस सारे प्रोसेस के अंदर एक उसको बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने फीड किया। आई मीन जैसे जेब वाला पार्ट जब आता है तो वाकई वहाँ पे जेब ने जिस तरह से गाया भी है और द वे इट हैज़ बीन यू नो वहाँ पे जैसे बाकी का म्यूजिक म्यूटेड है काफ़ी। सो वहाँ तक आते आते आपको म्यूजिक बहुत सी कहानी सुनाना शुरू कर चुका होता है। ऑडियंस इज वेरी अवेयर के हम खाली इसको गाने के तौर पे नहीं अब देख रहे और सुन रहे हैं। एंड एनेक्डोट वाज ये हमेशा जो बताती है कि वो तांग ने पान सुटे आगी मारे ही सेड कि वो हाउ शी स्ट्रगल्ड विद दैट। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है उनकी कि ना कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने सीरियस हो के अपने काम पे लगे हुए हैं। ज़ेब इज समथिंग हाँ, एल्स। कमाल कमाल यानी कि कोई चीज़ 5 दफ़ा भी कही ना कि दोबारा अलग-अलग 5 दिनों में रिकॉर्ड करनी है, हाँ। कभी आगे से ये नहीं आएगा कि नहीं मैंने नहीं करना है, क्या उनको ज़्यादा फ़िक्र होती है कि सही करो इसको। एंड आई रिमेंबर एट वन पॉइंट यू इवन सेड कि ज़ेब तो बल्कि बहुत मजे में और आवाजें भी निकाल लेती है तो हम 2-3 आवाजें ज़ेब से ही निकलवा लेते हैं। कर देते No, but then contribution wise, I think Amna Rahi, जो कि हमारा we would call her the key vocalist, हाँ, उसमें और then we have फरानाज Faranaz और and शमीम Shameem अख्तर। Akhtar. You know, Shameem Akhtar is the one who sang the वो बड़ी जो एक वो जो old voice है ना बीच में। उसमें आपको याद होगा कि कितने अरसा जो है मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने क्या किया कि मैंने रैंडम कुछ शूट वाली आवाजें थी हाँ। वो डाली और कर करा के ना मैंने एंड पे सोहेल शहजाद को कहा कि यार कोई माइक की आवाज निकाल दो तो सोहेल- मैं फिलहाल तो गुजारूं। तो हमने बहुत शायद आपने शूट भी उसी पे आई किया थिंक हुआ हमने है। सुहेल के ही वो प्लेस होल्डर उस पे जो है ना स्क्रैच पे किया हुआ है जहाँ पे सुहेल वो आवाज निकाल रहा है। No, but I think कि वैसे सोचें कि it's a remix worthy track साथ। अच्छा हाँ पता नहीं मुझे लगता है कि शादी का गाना एक तो बड़े अरसे बाद मजे का कोई और द पोइट्री आई थिंक इज सो पावरफुल। उसकी भी मैं जर्नी बताऊं वो 3 डिफरेंट नज़में हैं उनकी मुख्तलिफ किताबों में अच्छा। से ली हुई। इट्स नॉट वन पोम और ये सारा जो है अडियो ये माए है अच्छा यानी शुरू से वो माए में चल रहा है। यानी वो जो पार्ट जेब गाती है वो वाला पार्ट है जिस वजन में और वो वर्ड के साथ लिखा गया है। सो इट इज लाइक वही सबनु ला दिया अग्नि माए हीरे जिया मैं नग्नि माए। तो मैंने उनसे परमिशन ली। मैंने कहा अच्छा, शादी में हम आमतौर पे क्या लफ्ज यूज करते हैं तो वो जुल्फिकार साहब ने कहा अडियो कर दो तो मैंने कहा हाँ कर देते हैं। देन आई आस्क्ड अंजुम नैना नैना तो दूर न रही नैना तो दूर ना रही और जो सुहेल का वो जो है ना नैना यार, सामने यानी वो मुझे जो लगता है ड़ कि- जो है ना उसका मुझे लगता है कि ये इस फिल्म के थ्रू सुहेल शहजाद की जो इंडक्शन है मेन स्ट्रीम उसमें ना ये एक बहुत बड़ा ना एक तरह से यानी कंट्रीब्यूशन है हम सब की तरफ से कि ऐसा आर्टिस्ट जो है ना वो सुच्चा आ गया है। सुच्चा हाँ, और सच्चा आर्टिस्ट वो कमाल आदमी है वो कमाल आदमी है वाकई। यानी उस बंदे की जो जर्नी है और उस बंदे की जो डेडिकेशन है उसको इस काम से जो लगाव है वो आपको उस बंदे की बातों से तो वो तो बातें तो कोई भी कर लेता है लेकिन जब वो गाता है ना जब बंदा क्या ही बात है यार और ये इधर भी आई थिंक इस सिचुएशन के ट्रैक के साथ हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आई थिंक मैंने इस सिचुएशन पे फंसे हुए थे। हम श्योर नहीं थे कि हमें क्या करना हमें है। करना क्या है। हाँ। इधर तो आई थिंक इवन जुल्फिकार साहब ने 2-3 चीजें यहाँ के लिए बनाई थी और वहाँ पे वो भी परफेक्टली खुश नहीं थे। लेकिन मैं हमने भी गाना नहीं सुना था तो वो गाना बता रहा था कि मैं ही हूँ कि मैं ही हूँ। और हाँ, कुछ नहीं that's what है I'm saying. हाँ। मतलब there was a point when I even thought कि रेशमा जी वाला यहाँ पे ले आते हैं which you kept saying कि नहीं रेशमा नहीं, जी वो तो should नहीं come in होता। the third act, you know, that really needs to build to that. But सोहेल की पोइट्री, सोहेल की आवाज़ और ये जो प्राइमरी कॉम्पोजिशन है वो भी सोहेल की अपनी है उसकी। और मैं उस दिन YouTube पे कहीं देख रहा था सोहेल का एक और गाना भी है नैना। सुहेल भाई के काफी गाने हैं जिनमें नैना का जिक्र आता है। मैं उनको नैना के मैंने उनका एक शेर बनाई हुई है इस नाम से मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो बहुत चिढ़ते हैं मुझसे। निम्रा बुच्चा ने जब भी शेयर किया ना तो निम्रा ने भी बल्कि कुछ ऐसा लिखा कि every film needs a Naina song, you know, like a song about Naina. And but I feel very very pleased कि Suhail got to be a collaborator with us. Secondly, I think it's a beautiful love song. Like वो वाकई वाला गाना है जो आपको सुन के आपका दिल चाहता है यार कहाँ है कोई जिससे मुझे प्यार हो जाए या मैं प्यार कर लूँ किसी से, you know, it is really, it makes you fall in love. His voice, by the way, like as a musician now, I want you to comment on it. Like I cannot find a comparison. You know, कुछ आवाजें होती है ना जो आप कहते हैं कि बहुत
एक for the lack of a better word, I'm just saying. So there's a Rahat, then there is a Khelvi Sahab, right? And then there is an Arijit or whatever, you know, like I don't know, वो उसकी आवाज में कुछ इतना एक वो मेल्टिंग पॉट टाइप भी है जहाँ पे आपको नहीं समझ आती कि मैं इसको कैटेगराइज किससे करूँ, कि इसका इन्फ्लुएंस क्या है. The area that he's from, one would want to assume कि अच्छा ये खेलवी साहब के कुछ यॉनरा में कुछ करेगा, but he's not there even. And मतलब उसमें एक वो सोज है जो कभी आपको राहत के उसमें मिलता है, but then he's also so super musical and very perfect for playback. हाँ, यानी आप सही कह रहे हैं. जिस तरह की सोहेल शहजाद की आवाज़ है वो फ़र्क है उसको, वो आपको यानी मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. I don't think, है ना? सुनने में ही क्या बंदा कहे और वो क्या ही मतलब बात वो है. फील यानी मैं लेकर आपको सच आता है. बताऊं, मुझे ना जब हमने पहला इसकी वो स्क्रीनिंग की थी ना लाहौर में, तो उस क्वालिटी चेक वाली. हाँ जी, हाँ. तो ना उस बंदे की आवाज़ को सिनेमा में सुनना जो था ना, मेरी आंखों में मैं नहीं रोता होता हूँ, मैं बड़ा ढीठ इंसान हूँ, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे सुन के. मुझे इतनी दिली तौर पे खुशी हुई थी ना, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ हम कर गए हैं. पता नहीं फिल्म और गानों से जो भी हर अपनी अपनी लाइफ होती है जो भी है, लेकिन ये एक ऐसा जो है ना हमने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया है जो कि ये इसकी बड़ी लंबी जर्नी है. And now his song is coming in London नहीं जाऊंगा हाँ also. जी. Yeah, no. So Hale should sing and sing so much that, you know, we should drown in his music. He's so wonderful. Now let's move to the mountains and we come to Kash. काश पे आपको याद है ना कि क्या हुआ था? आपने ना बहुत फंसाया है मुझे. इस पूरी फिल्म में आपने मुझे बहुत फंसाया है. काश वाला जो है ना वो मुझे याद है. It was काश में मैंने ना अपने आप को अलाउ किया हुआ है कि मैं सिवाय जिंदगी में ना केमिस्ट्री के कहीं फेल नहीं हो सकता. हाँ. आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसाया जहाँ मैंने कहा कि यार मैं हार गया. I think वो एक मेरे I think starting note ना उसका bad note था. वो इसलिए bad note था कि it started with जो हम सारी फिल्म में हमने नहीं किया कि कोई रेफरेंस नहीं होगा, कोई हम नहीं वो तो छोड़, वो जो शुरू में उसकी जगह पे कॉम्पोजिशन, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वहां मैं फंस गया उस लाइन में, जो लाइन मेरे दिमाग में फंसी हुई थी कि हाउ फॉर मी आई वांटेड टू रेफरेंस अनदर लाइन ऑफ बुल्ले शाह व्हिच वाज देयर. आई थिंक उसने वही हुआ कि वो जुल्फिकार साहब भी जब उसके ऊपर काम कर रहे थे, सो वो कहीं बात बनती थी और नहीं बनती थी. आई वाज नॉट हैप्पी, बट we'll leave that aside. Now we'll come to के but this was the only track जिसके मेरे ख्याल है कई ड्राफ्ट बने, कई वर्जन्स भी नहीं मैं कहूँगा. इसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि डिले हो गया था, टाइमली बन नहीं सका था. आप लोगों ने फिर और हमने एक किसी सॉर्ट ऑफ लाइक अ गाइड ट्रैक टाइप के हमने इसको शूट किया. हमने उसके ऊपर जो है म्यूजिक बना के और वो कंपोजिशन बनाई थी. राइट. एक ये मुझे लगता है जो पहला वाला ड्राफ्ट हमारा, जो पहला कंपोजिशन जो हम नहीं यूज कर पाए थे, उसकी वजह ये भी थी कि ना जिस तरह फिल्म चल रही थी ना, उस जगह पे एक लाइट गाना चाहिए था. सारे गाने ना बहुत इंटेंस हैं, पूरी फिल्म में बहुत इंटेंस गाने हैं सारे, तो वो वाली कॉम्पोजिशन भी प्रॉब्ली बड़ी इंटेंस थी और वो उस मूड को नहीं सही तरीके से रेक्टिफाई कर रही थी जो कि चाहिए था. लेकिन इसमें भी वही शकील भाई के साथ थी. दिस वाज आल्सो आई थिंक शकील भाई ने वो अनलॉक किया फाइनली. वो लिखा तो जरा कहानी बड़ी आगे यार. शकील भाई भी बड़ी होना चाहिए था. और शकील भाई को बाकी बहुत जल्दी चले भी गए. और जो उनकी वही बात है, वो जो होता है ना कि किसी का आप मैजिक कभी डिसाइफर नहीं कर पाते, मतलब जो ट्रिक होती है उनकी ट्रिक यही थी सादी बातों में. मतलब ये काश कोई जाने कैसे उड़ता भागा फिरता दिल. Like, what is he saying? Like it's और मुझे ब्रीफ सिर्फ इतनी थी कि ये फ्लाइट है, राइट? इसका एलिमेंट है एयर, कि वो बस आज वो आज़ाद फील कर रही है. But how beautifully translated that feeling into words. वो जो उसमें आगे एक लाइन आती है कि बंजारा सा हो क्या खोना क्या लाइन कहती है? नहीं, मुझे वो लाइन थी ना जो वो मुझे बड़ी कनेक्ट करती थी कि एक आवारा गर्द हवा से ये कैसी फीलिंग है जो बचपन से मेरे साथ रही है कि मैं ना, मेरे साथ कोई मसला रहा है हमेशा से. मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल क्रिएटिव लोगों के साथ कोई ना कोई मसला रहता है कि मैं ना अक्सर फिर रहा होता था बाहर, कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, कहीं कुछ भी नहीं कर रहा, और मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं उसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ मैं. तो मुझे इस लाइंस में मुझे जो है वो समझ में आई कि अच्छा कि सर्टिफाइड आवारा गर्द हूँ मैं.
क्या कह रहा हूँ। तो अब उसमें तो बहुत बहुत खूबसूरत लाइन है, जैसा मुझे हमेशा वो रेजोनेट करती है, बंजारा सा हो कि क्या खोना क्या पाना, यू नो, दैट जस्ट सेज सो मच अबाउट। एंड ऑल्सो अब मैं उनको वर्बली ही एक्सप्लेन कर सकता था या कभी मैं सीन्स आगे पीछे के सुना देता था, बट वो किस तरह से, काश में ख़ास तौर पे उन्होंने वो सारा जो थर्ड एक्ट के अंदर हमने चीज़ें खोलनी थी, वो अगर आप पोइटिकली देखें तो वो सब वो उसमें बयान करके चले गए हैं, you know, काश कोई जाने, राइट? सो बेसिकली इट्स लाइक she's announcing what the climax is going to be. And Zeb, of course, Zeb का भी, कि Zeb के वो जो छोटे छोटे नोट्स के ऊपर रुकना, स्ट्रेस करना, how incredible. यानी कुछ लोग होते हैं जो कि ना काम में इंटरेस्टेड होते हैं, वो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, तो कम लोग ऐसे मिलते हैं। मेरे ख्याल में ज़ेब का इसमें बहुत मकाम है ये होने में कि वो बहुत इंटरेस्टेड है काम करने में। एंड एज अ सिंगर आई जस्ट फील के ऑल्दो ज़ेब की भी एक रेंज है, बट ये जो करंट सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो इतनी मीठी आवाज बहुत कम लोगों की होती है, एक मिठास। मीठी के अलावा पता है क्या, पाकिस्तान में ना आप किसी भी लड़की को कहें कि गाना गाओ तो 99% लड़की, अब थोड़ा सा वैसे बदला है कुछ अरसे से, 99% लड़कियां ना आवाज पतली कर लेंगी, अगर आप बंदे को गाना गाओ तो वो मोटी कर लेगा। ये पता नहीं क्यों हमारे दिमागों में बैठी हुई है। मैं भी जब कभी भोंडा से कोई अपने गुनगुनाता हूं, मुझे लगता है कि मुझे हर बंदा ऐसे करता है। तो इस तरह के दौर में जब खास अब तो एक चल पड़ा ना कि मोटी आवाज में लड़कियां ज्यादातर लड़कियां गा रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है। उस सब में जो एक इंसान है ना, अपने आप को प्योर रखा है किसी भी किस्म की और कंपैरिजन से या उससे। जिस तरह हम बात करते हैं सुहेल शहजाद की, तो मेरे ख्याल में ज़ेब बंगश का भी यही है कि वो आवाज आप किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उसका कोई और रेफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ और ही है। ट्रू नहीं, और ज़ेब का दूसरी जो उसकी एफर्टलेसनेस है, मतलब समाउ, मतलब इसमें भी एक लंबी बहर भी है, लंबी, मतलब इट्स अ वेरी पोएट्री हैवी सॉन्ग बाय द वे। आई थिंक सबसे ज्यादा लिरिक हमारा इस गाने में बहुत लिरिक है, राइट? इट्स अ वेरी लिरिक हैवी सॉन्ग, बट वो कहीं आपको ज़ेब जोर लगाती भी नहीं नजर आती। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, कि वो उसी स्केल और नोट के अंदर वो कैसे शी स्टेज वे शी डज। एंड देन थैंक यू फॉर दैट एडिशन जो कि बिल्कुल मेरी पीठ पीछे हुआ, और आई एम सो हैप्पी, बट आई एम सो हैप्पी वो जिस तरह आता है जब, so वहाँ पे भी again thanks to you and सुहेल। वो सुहेल ने लिखा भी खुद है, और मैं बड़े अच्छे तक समझता, उसी वक्त ऐसे जे वड़ वेखा अपने अंदर दिसदी काली रात, जिंद नमानी कोजी कमली, रोशनी कर खैरात। मुझे बड़े से लगा, मैंने कहा शायद किसी बाबे की कोई लाइन है, मतलब खुद बाबा है। हाँ, I was like कि क्या बात है उसने किया। अच्छा, मजे की बात है कि ये वाहिद गाना है जिसमें कमली का वर्ड आता है, and I love it because also this is the last song, like technically speaking. लिरिकली ये आखिरी लिरिकल एडिशन हमने किया because then you are just going into say the song becomes like a commentary then रेशमा जी का जब आता है, but ये जो गाना कोरियोग्राफ्ड या as a song शूट हुआ हुआ, this is the last song. मेरे ख्याल में जब शूट कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने बना दिए थे वाले। I had a rough track of the same bow. Yes. हाँ, क्योंकि ये गाना बनने के बाद हुआ था। तब तक शायद ज़ेब के वोकल नहीं हुए थे। ज़ैनब ने रेफरेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, ये ज़ैनब की आवाज में मेरे पास था जिसके ऊपर मैंने शूट किया था, बट आई डिडंट हैव सुहेल वाला पार्ट। हाँ, वो बाद सुहेल वाला भी उसके बाद आया, एंड आई वाज सो ग्लैड। मैंने कहा अच्छा शुक्र है वहाँ पे जो मोमेंट है, जिस मोमेंट पे ये आता है, तो वो हमने इत्तेफाक किया। हाँ, बस मैं वो बोल रहा हूँ कि नाउ आई हैव आल्सो लॉस्ट ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस, कि क्या कब हो रहा था, कहानी की एडिशन कब हो रही थी, लेयरिंग कब हो रही थी, कब म्यूजिक सपोर्ट कर रहा था, कब हम म्यूजिक को सपोर्ट कर रहे थे। बड़ा बहुत वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, आई रियली लव इट। मैनू तू ये है, हमने काफी इस पर डिस्कशन की थी कि कौन सा वाला रखें, जिसका भी आप कह रहे थे। We had two options, right? एक रेशमा जी का और था जो हमारे पास, जो इज़्ज़त साहब ने, तो मतलब उन्होंने इतना खूबसूरत, इतना सारा काम किया हुआ है, लेकिन why did we choose मैनू तू, by the way? I have forgotten, like not the other one, I mean. मुझे लग रहा था कि ये जिस तरह की हम जो साउंड हम ढूंढ रहे थे ना, जो उस जगह की आवाज में बार बार कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि इसमें वो
पॉजेस थे जो कि उस चीज में बैठते थे बेहतर, इसलिए मैं पीछे लगा हुआ था कि ये वाला करते हैं। नहीं, एंड अगेन वही, आई डोंट नो, तब तक ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी थी, लेकिन जिस तरह अब वो ब्लेंड इन होता है, मुझे लगता है कि वो तो आपके सामने है, वो गाना बड़े फेजेस में बना है। शुरू में हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि हमने इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो अलग अलग म्यूजिक बनाएंगे। फिर आपने कहा कि नहीं, एक लंबा वर्जन होना चाहिए जो पूरी जो एंड पे चलेगा, और वो एंड से निकल गया। इसमें एक चीज़ ये कि यानी ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि मैं काम कर सकूं उस आवाज़ के साथ। मेरा शुरू में मेरी पर्सनल जो स्टोरी है, मुझे म्यूज़िक सुनने की और वो इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये बहुत शुरू की आवाज़ों में से जो चीज़ें मुझे जिन्होंने जोड़ा था ना म्यूज़िक से, और ख़ास तौर पर देसी म्यूज़िक से, ये उनमें से वो थी रेशमा जी की एक लंबी जुदाई वगैरह, या नहीं, चोरी और चोरी गाने थे। एक वो गाना था इनका परवेज मेहदी के साथ, गोरिये क्या नाम था उसका, पर वो गाना था। तो मेरे लिए ना बहुत, फिर मैंने एक दफ़ा इनका एक कवर गाना बनाया था क्यूबी के साथ। मेरी जब क्यूबी से मुलाकात हुई तो क्यूबी के पास कोई ऑब्वियसली गाना नहीं था, वो सिंगर है, तो हमने ये इनका गाना लेके जो है ना वो किया था। And you know my story about that song? नहीं। So क्यूबी ने सिर्फ वही किया हुआ था। हाँ। How did I convince Momina and Hum TV to get QB to sing वो हम सफर था? That was the only reference. That was the only reference. अच्छा। I don't think anybody, मतलब इतना जरूर था कि वो ट्रैक जितना YouTube पे या इधर-उधर लोगों ने देखा हुआ था, QB had not sung anything before that. हाँ, पहला गाना था। और जब वही हुआ वो, क्योंकि अब वो हम सफर था, आपदा जी ने गाया हुआ है, वो हम सफर था, मतलब और लोगों ने गाया हुआ है, then I was like, well, now I need like a fresh, you know, वो, so मैंने जब QB का वही सुना था, अखियाँ नूरे अंधे, that was the only introduction, and yeah. So रेशमा जी के साथ मेरा ख्याल है हम सबका वही, as you said, कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है। कितनी सॉरी, मैं फिर बात भूल गया, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि बीच में वो ताहिर अब्बास ने गिटार बजाया है, और उन्होंने मुझे इस गाने का चार्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं करना, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं रेशमा। हाँ, तब इस तरह की चीज़ें हुई, पता नहीं मुझे, एक तो पहले कोई नहीं बताता, मतलब ताकि मैं फिर कुछ तो इमोशन अपना पहले ज़रा, क्योंकि and I'm sure there are going to be many more people who may be charged, but charged really, you know, like nominal इसमें ना, यानी इस मतलब पूरे प्रोजेक्ट पे बहुत लोगों ने बहुत साथ दिया, यानी कमीने भी निकले हैं बड़े, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बहुत साथ दिया है। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, बीच में कोरोना था, आसान नहीं था, उसमें ज़्यादातर हम बैकग्राउंड वगैरह पे काम करते, उसमें भी यानी मैं फिर मेंशन करूँगा कि आमिर अजमल ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। I know, I've seen him, like physically भी मैंने सीन ये था कि ना, अकेले एक कमरे में बंद इस फिल्म के साथ आप 3 साल, तो कंफर्म मैं पागल था, मैंने अपने आप को चक्कियां काट रहा था अगर आमिर अजमल साहब ना होते तो। So how difficult was it to convince yourself and me कि अब रेशमा जी का गाना है, तो हम जैसा शुरू में कहते हैं कि you know flute and घड़ा and you know like जो एक उसकी अपनी क्या कहना चाहिए, जो एक loyal elements हैं जो उसके साथ हम associate करते हैं, but then you experimented so much with it, like you added, I mean जैसा violins हैं, हाँ निजात साहब ने बताया, निजात साहब पता है वो बनता था ना, यानी सीन ये कि कुछ ना रिवायात चलती आ रही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग बार बार कह रहे होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाने को, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डब्बे के अंदर क्या है, और कुछ चीज़ें ना जब आप समझ जाते हैं कि वो डब्बा वायर कैसे हुआ हुआ है, तो फिर आप उस वायरिंग को छेड़ नहीं सकते, तो वो उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं है वो, क्योंकि वो जिस तरह की कॉम्पोजिशन है, क्योंकि वो जो ओरिजिनली जो रिकॉर्ड हुआ था मेरे ख्याल में वो इन्होंने ही ये उसमें थे ना, निजात भाई थे जब रेशमा जी वाली ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, जी बिल्कुल, ये सचल स्टूडियोज के साथ ये मौजूद थे वहाँ, तो वो मुझे वैसे भी ये भी फील होता था कि इखलाकी तौर पे भी ना, क्योंकि वो वैसे मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ना इतने अच्छे हों और वो फिर भी हम्बल रहे हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि वो आमिर अजहर साहब भी मैं कहूँगा जिन्होंने रुबाब बजाया है कुंडिया में, वो भी ऐसे ही आदमी हैं, यानी ये उस्ताद हैं, ये लिटरली उस्ताद हैं, और ये हमेशा भाइयों की तरह काम आते हैं, तो इनका बड़ा
बहुत कंट्रीब्यूशन है। No, I mean, and that song, I'm just saying कि रेशमा जी का बस मतलब मैं तो वो उसको कहता हूँ शर्फ ही है इतना बड़ा कि मतलब हमें कैसे मिल गया। And just for people's knowledge, I mean, who are listening to this or watching this, so we got vocals और पीछे हल्की सी आवाज है पेटी की, हाँ जी, हारमोनियम की। पता है जब ये रिकॉर्ड हुआ था ना तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में कंप्यूटर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक ये एनालॉग दौर की रिकॉर्डिंग है, तो उसमें ना जो भी चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती थी, अभी टेक्निकल सी बात है कि वो एक चेन से गुजर के जा रही है, एक सिग्नल चेन है, उसमें डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो उस तरह से ड्राई नहीं थे वोकल्स, क्योंकि जब पहले रिकॉर्डिंग भी होती थी तो पहले जमाने में ना लोगों के साथ साथ बाजा बजा के वो सुर करते देने होते के थे। लिए हाँ ना जी, उसको टू फॉलो वो भी थे, और उसके साथ ना वो कुछ ट्विक्स हुए हुए थे आवाज के ऊपर ऑलरेडी, जो कि उस दौर के हिसाब से उनके अपने अरेंजमेंट के हिसाब से होंगे। फिर कुछ जगह मुझे ऐसे भी फील हो रहा था कि ये शायद उनकी शायद आखिरी रिकॉर्डिंग्स में से है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशंस भी और कुछ चीजें थी इस तरह वो की। जो उनकी थ्रो है, बट वही वो नहीं मरी, उनकी थ्रो नहीं मरी। मैं ये वो- कह रहा हूँ कि क्या ही कुछ जगह मुझे लिटरली फील हुआ कि गाते हुए इनके मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जो जोर है ना आवाज का वो नहीं टूट रहा। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। यानी मैं रोजाना लोगों को रिकॉर्ड करता हूँ, रोज लोगों के साथ काम करता हूँ, ये आवाज ये तो नहीं, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब रेशमा जी को तो खैर हम क्या ही। Now Saad, quickly we will jump to, so you are not only the producer of all the tracks, you have composed 3 of the tracks also, and then you're responsible for the whole background score. I don't know, हमने एक दूसरे के साथ इतना काम कैसे किया है, बड़ा ही काम किया है। And the trailer वाला music, by the way, हर बंदा मुझे वो बोल रहा है, ये आप लोगों ने कहीं से वो खरीदा हुआ है या कोई वो क्योंकि ट्रेलर के लिए एक बहुत अरसे तक प्रैक्टिस ये होती थी कि कुछ वो जो फ्री सैंपल्स होते हैं, बट वो फ्रॉम स्क्रैच every note, every instrument we have created, you know, even those claps, right? It's ours. So background score की journey, like I would just say, what was your take on it? Because I remember I told you कि पहला तो वही है कि you watch the film, you decide कहाँ music आना है. I didn't first draft में, no, I didn't give you any notes. नहीं, आपने कुछ भी नहीं मैंने कुछ भी नहीं. I said you decide. जब हमने पहली दफा देखी थी ना फिल्म, आपने एक रफ एडिट बनाया था, आपके घर पे देखी मेरे घर थी पे हमने। देखी थी, बिल्कुल। तो वो देखते हुए जो उसका मेन थीम है ना, वो टंग 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 टंग, वो मुझे उसी टाइम दिमाग में आ गया था कि यही बनाना है मैंने। Okay. तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स पे करना, और उसमें भी चैलेंजिंग बात यही थी कि वो बिलीवेबल लगे कि यानी फिल्म के ना कुछ लवाजमात पूरे करने ज़रूरी होते हैं सिनेमा के हिसाब से, ताकि सुनने वाले को, देखने वाले को एक्सपीरियंस फील हो, wholesome experience. लेकिन वो मुझे ना ये बात शायद कहने में इतनी वो नहीं लगती, लेकिन ये बड़ी, मैंने तो बड़ी इसका बड़ा प्रेशर लिया चीज़ का कि कलर कहार पहली दफ़ा इस तरह ऑडियंस के सामने जा रहा है, तो उसकी प्रेजेंटेशन जो म्यूजिकली है ना, वो मुझे बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि मैं तो कलर कहार का नहीं हूँ। मैं भी नहीं। तो बड़ी बड़ी मुश्किल बात है कि वो लोग, क्योंकि मुझे था कि सब तो शायद वहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी देखिए वो ये ना कहे कि यार ये क्या किया है, एलियन एलिमेंट्स कहाँ से आ गए। तो पता नहीं, बैकग्राउंड मेरी समझ से बाहर के कैसे बना है। But Saad, also I would say कि वो एलियन तो नहीं है डेफिनेटली, बट वहाँ पे भी आई थिंक you insisted more on the soul of that, वही की जो feel है उस जगह की वो आ रही है, वरना otherwise there's a lot of say fusion and experiment which you've done. लेकिन देखिए जो आपको लेयर्स सुनाई दे रही है ना, उन लेयर्स की प्रोसेसिंग हो रही है, उन प्रोसेसिंग्स के अंदर ना डिफरेंट चीज़ों में ना मैंने वो एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो कि उस जगह की फील का जो वो उसकी हॉन्टिंगनेस है ना, जो जिसको आप कह रहे हैं कि उसमें हैवीनेस फील होती है, वो सेपरेट तरीके से हुए हैं। यानी कि ऑडियो के एक उसमें, यानी बैकग्राउंड की तो टाइम बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं, वो अगर आप वो बैठ के देखें, मुझे खुद जब रेंडर निकालते हुए समझ नहीं आ रही थी कि ये मैंने कब किया यार, एक करोड़ लेयर्स ये कहाँ से आए, और उसके ऊपर इतनी डिटेल में काम कब किया मैंने। वो हो गया बस। मेरे ख्याल में कोरोना का बड़ा फायदा इस लिहाज से हुआ कि कमली बन गई। ये फिल्म नहीं बन सकती थी। इसका पता है मुश्किल चीज़ ये कि अच्छा, मेरे साथ एक ज्यादती भी आपने बड़ी की कि आपने जो मुझे बैकग्राउंड बनाने के लिए दिया था, वो इतनी सी वीडियो की वो थी, उसके ऊपर भी इतना बड़ा फॉर म्यूजिक लिख दिया और इंतहाई फीके कलर। उसको कहते हैं रॉ, और वो फाइल अगर हैवी होती वो चलती ना, वो लो रेजोल्यूशन में ही होती है। लेकिन सोचें कि कमली फिल्म, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, फटे हुए डायलॉग्स और
कोरोना ऊपर से और इतनी सी वो You were supposed to press the maximize button. I know. मुझे भी एडिट में जैसे वो होता है उसकी वो प्रॉक्सीज बनती हैं ना, क्योंकि वो तो अब आपने शूट किया हुआ है, मतलब उसको शदीद हाई रेजोल्यूशन के अंदर, वो तो दुनिया का सिस्टम एटलीस्ट हमारे पास नहीं है कि जिसपे वो रियल टाइम में वो प्ले हो सके. सो मुझे भी प्रॉक्सीज के साथ जब कभी होता है, जब आप उसको दोबारा वो रिकनेक्ट करते हो, मैं कहता हूँ नदीम ये तो नजर नहीं आया था कि पीछे, यानी दैट पत्ता और दैट बारिश जैसा वीएफएक्स का जो काम हुआ एज सच, तो मतलब बीच में एनिमेशन तो नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ वीएफएक्स क्लीन अप. मतलब एक आध जगह पे मैं बताऊं अगर कि पहाड़ी के ऊपर कोने में खड़ा हुआ बंदा नहीं मुझे नजर आया थ्रू आउट द एडिट. वो जिस दिन वो रिकनेक्ट हुई है फुटेज सारी, ये अभी सर वो पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है तो उसको क्लीन करवाए, वो वीएफएक्स से क्लीन हुआ है वहाँ. नहीं ना, वो नजर नहीं आ सकता था वो उसमें नहीं नजर आ, धुआं था कुछ. आई एग्री. लेकिन इसमें बड़ा फायदा हुआ मुझे उस चीज का, वो जो आपने मुझे शुरू में वो दिखाए थे ना कलर के वो जो रेफरेंस जो उसके वो टेम्पलेट्स सारा उसके साथ वो बना था. बैकग्राउंड में बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ. नहीं, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई थिंक दो चीजें जिनसे मुझे बहुत मैं डरा हुआ था. एक तो मुझे ये था कि हाउ देयर नीड्स टू बी अ हैप्पी मैरिज. कहीं पे द विजुअल वुड से मे बी टेक the foreground and the music stays in the background, but there's so many places जहाँ पे background actually becomes the main foreground element. क्योंकि फिल्म में बहुत डायलॉग हैवी फिल्म भी नहीं है. there's so many places जहाँ पे विजुअल से थोड़ा सा म्यूजिक आगे आ जाता है and it serves the purpose. and my other fear was कि आमतौर पे होता है ना टीवी ड्रामों में कि जो OST की ही धुन बज रही होती है, which you refrained from but you brought it in places जहाँ पे फिर मतलब जब नैना का वो आइट्रेशन जो है वो जब आता है, वो आई फील वो तो सही नहीं, वो लगता है, वो दिल को लगता है. मैंने ना बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखी हुई, मुझे ना बहुत यानी 15-16 साल तक की उम्र तक ना घर में फिल्म देखने की इजाजत ही नहीं थी. तो कुछ चीजें होती हैं जब आप बचपन में उससे फिल्में देखते हैं तो कभी कभार आप फजूल सी चीज से बड़े फैसिनेट हो जाते हैं क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं होता. तो जब तक मैं इंट्रोड्यूस हुआ यानी फिल्में मुझसे इंट्रोड्यूस हुई तो मुझे थोड़ी अकल आ गई थी. कुछ चीज़ें मैंने जो देखी हुई हैं मुझे बड़ी इंस्पायर की हैं और इंशाल्लाह आगे भी कामों में वो नज़र आएंगी कि ए रहमान ने ना ये काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है कि वो डिफरेंट थीम्स हैं. कुछ तो प्योरली बैकग्राउंड के लिए बने हुए हैं और कुछ इस तरह होते हैं कि वो गानों के थीम्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो ना सब कुछ जुड़ना लग जाता है, वो ग्लू बन जाता है उन चीज़ों के. क्योंकि अगर हम हर जगह पे नई चीज करे जाएंगे तो फिर तो वो एक बस वो बह रहा है, वो नदी बन जाएगा. And technically those are all songs without lyrics. Then which means that you have technically written like I don't know 40 songs for the film, right? सिर्फ lyric नहीं है वरना वो एक नई धुन बनेगी. पता नहीं बस कैसे बना है मेरी समझ से. I also don't know. मैं भी वही होता है, मैं मुझे लगता है कि ना यानी आपके साथ मैंने काम करके देखा कि आपकी नीयत ना काम करने की थी पहले दिन से. आपका ध्यान फजूल चीज़ों पे नहीं था. आपने एक दफ़ा भी मुझे कोई इस तरह की फजूल बात नहीं की कि जिससे मुझे लगे कि आप सीरियस नहीं हैं. तो वो आपकी नीयत है इवेंचुअली जिससे कि ना मेरी जितनी मुझे समझ आती है कि चीज़ें जुड़ी हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं आता कि यार ये मेरे हाथ से हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे आता ही नहीं था. अच्छा, but I mean that's your journey, but what I'm saying is कि seeing you work, I know how you work and लेकिन देखिए अगला बंदा समझ रहा हो या अगला बंदा प्रिपेयर्ड हो तो बंदा उस पर मेहनत करता अच्छा लगे ना. आमतौर पे यही होता है कि मैं काम करते हुए ना प्रोजेक्ट एंड तक अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा होता हूँ कि यार मुझे ही फिक्र है, बाकी लोग तो इजी बैठे हुए हैं. मुझे याद है जब हमने कराची प्रीमियर के ऊपर जब वो पहला 5.1 मिक्स सुना है तो मैं तो बिल्कुल, मेरा दिल भी बैठ गया क्योंकि विजुअल भी वो पता नहीं प्रोजेक्टर इतना बुरा था जिसमें वो मध्यम सी फिल्म आ रही थी और साउंड भी वैसे ठीक था, बट गाने जो दबे हुए थे वहाँ पे आई थिंक हम दोनों को इंस्टेंट वो एक ही थॉट आया कि नहीं यार हमारी ऑडियंस को गाना थोड़ा सा ऊपर भर के ही आएगा. एंड आई वाज आल्सो लाइक यार आतिफ असलम और रेशमा जी और ज़ेब और मतलब ज़ैनब इन सब की, सोहेल की आवाज़ें, मतलब आई वांट देम टू अभी उस बंदे ने बाय द वे 5.1 ने कहा कि जब आप इंटरनेशनली भेजेंगे आपको वापस दबाना पड़ेगा बिकॉज इट्स एक्सीडिंग दैट. आई वाज लाइक एज फार एज इट इज नॉट, अगर मैंने कहा कि वो फट नहीं रही आवाज, जस्ट एम्प इट अप बिकॉज गाना मैंने कहा ये
म्यूजिक उस स्टोरी टेलिंग का इतना बड़ा हिस्सा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि डायलॉग दबाव आपको सुनाई दे, यू नो, यू कैन नॉट हैव दैट। गाने देखिए फिर लिपसिंक वाले गाने थोड़ी हैं, वो नहीं, सारे वो गाने एक वही टोटा है हैं। छोटा हाँ, सा जो बस वो शादी वाले गाने में लिप सिंक है, हाँ, अदरवाइज देयर हाँ। इज नो लिप सिंक। गाने वो कह रहे हैं जो कैरेक्टर हम नहीं Yeah, दिखा पा रहे कि कह yeah, सकता है ना, वही चीजें कह रहे हैं, yeah, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। yeah. लेकिन फिर भी देखे ना, उसके बाद भी यानी आपकी डेडिकेशन है कि आपने फिर बैठ के उस प्रीव्यू के बाद दोबारा से उसको फिक्स करने की मेरी वो डेडिकेशन तो है, किया। इफ यू वर नॉट देयर हाउ वुड आई डू इट, लाइक नहीं, मैं लेकिन तो मैं अकेला ही वरना कह रहा होता हूँ ना, वरना आमतौर पर प्रोजेक्ट पे होता है कि मैं तो पागल हूँ, मुझे और कोई जिंदगी में काम है नहीं। तो दूसरा बंदा जो होता है ना, वो कहता है कि यार ठीक है, हो गया, अब क्यों करना है। मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुआ इस बात से कि किसी को फिक्र है। नहीं भाई, फिक्र होनी भी चाहिए साथ। सो आई मीन आई एम श्योर देयर अबाउट अ मिलियन अदर थिंग्स, और हम ये बात लंबी बातें करते रहेंगे। लास्ट थिंग, द फीलिंग, जब वो सब, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो सब इकट्ठा हो के, अब यू नो पहले फेड इन से लेके आखिरी फेड आउट तक, व्हेन वी एक्सपीरियंस्ड इट, और व्हाट वाज योर जस्ट लाइक। अच्छा, जब मैंने पहली दफा देखी थी ना, वही आपकी तरफ जो देखी थी, मुझे उसके बाद ना कम कुछ हफ्ते लगे थे उसमें से बाहर निकलने में, सही बता रहा हूँ, कुछ क्योंकि उसमें डायलॉग्स भी सही नहीं थे। अभी तो बहुत, और इट वाज जस्ट अ पिक्चर लॉक, वो खाली हाँ, और पिक्चर वो लॉक। वही जो मैं कह रहा हूँ आई कि थिंक दैट वाज नॉट इवन अ पिक्चर लॉक, वो लंबा वर्जन था, उसमें भी बाद में बहुत काम हुआ। हाँ, वो हाँ, पहला था ना जो आपने इट वाज बनाया जस्ट था, द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला था। तो मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे काफी हफ्ते लगे थे उससे निकलने में बाहर। हम्म, और उसके बाद भी यानी जिस तरह हमने काम किया, बैकग्राउंड बनाते हुए भी, गाने भी करते हुए, या यहाँ तक कि वो फिल्म बनने के बाद भी मैंने कितनी सारी चीजें आगे पीछे की हैं, गानों में भी आगे पीछे की हैं, फिल्म पे जुड़ा हुआ देख के। लेकिन जब हमने वो पहला प्रीमियर किया था ना, तो मुझे 4 जगह पे गूज़बम्प्स आए हुए थे। यानी मैं खास तौर पे जब वो कलर हुए थे ना, ठीक साथ दैट इज सपोज्ड टू बी द मुझे लगा लास्ट कि ये तो फिल्म है। आई नो व्हाट यू मीन, आई नो व्हाट यू मीन, क्योंकि उससे पहले वो लगता है कि क्या ये फिक्की फिक्की सब हो रहा है। हाँ। बट वही कि वो जो ग्रेड के बाद जो फुटेज है, वो इतनी हैवी फाइल होती है, मतलब उसको सिनेमा के लिए जब आप नहीं, लेकिन पता है फीलिंग वाली चीज़ ये कि इसमें बाकी सलाम है आपको कि आपको पहले दिन से आइडिया था कि आप क्या करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है आप बहुत सीनियर हैं, आप एक एक्सपीरियंस है, लेकिन ना मैंने बहुत फिल्म्स पे काम किया है। फिल्म में ना फिल्म की फील नहीं आती है, यहाँ सच्ची जो बात है, वो फिल्म की फील नहीं आती। आपने जिस तरीके से उसकी अच्छी चीज़ ये कि वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। आप कोई भी फ्रेम उठा के देखें, तो आप बगैर उसके आगे पीछे देखें ना, आप स्टिल से बता सकते हैं कि ये कमली का वो है। तो ये बड़ी मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को इससे सीखना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें ना बिल्कुल एक जैसी हो जा रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर एक ये भी मैंने देखा है कि चीज़ें ना फंडेड होती हैं, कॉर्पोरेट बैकिंग के साथ होती हैं, तो उनका यानी मेरे समझ के मुताबिक हर चीज़ ना बस होता है कि यार बेस्ट कर लो, बेस्ट। और बेस्ट क्या होता है कि जो भी नया है, ज़रूरी नहीं है कि हर पीस ऑफ इक्विपमेंट जो नया रिलीज़ हो रहा है वो बेस्ट होगा, वो थोड़े टाइम में पता चलता है कि उसका क्या है। तो जिस तरीके से भी आपने किया है ना, यानी कमाल है। It wasn't possible कमाल है। without all of you, and I'll be honest, अगर मैं कमली की जर्नी याद करूं तो वाकई आई थिंक सबसे ज़्यादा काम अगर कोलैबोरेशन में किया है, इट वाज यू एंड मी। मतलब जितना टाइम और जो एडिट के अलावा परहैप्स, बट थैंक यू साथ। नहीं, अगर वो ना होती, मुझे ना दिल को लगी होती ना, मैं कभी भी ना करता, सच्ची बात नहीं, है। that I know about किसी you. भी आर्टिस्ट के साथ ये होता है ना कि मेरे साथ तो वैसे भी कि मुझसे बिल्कुल नहीं प्रिटेंड नहीं किया जाता। फिर भी मैं अगर जिम्मेदारी समझ के भी करूँ, काम समझ के भी करूँ, मैं इतना टाइम दे ही नहीं सकता था कि अगर मैं उस पे इतना खुबावा ना होता। मेरे लिए बहुत ये बात मानी रखती है कि जो बंदा वो बना रहा है वो इतना डेडिकेटेड है, यानी ये बहुत बड़ी बात है। I think that's exactly what I would say about you, because वही कि ये उस dedication, उस commitment and honestly, मतलब हम जिन budgets में काम कर रहे होते हैं, it can, I mean, I can बजट की never, बात नहीं no, but होती I'm है। still saying बजट का कोई ताल्लुक कि नहीं you होता इस can चीज़ never, से। no, but I still feel कि आप उतने वक्त के ही पैसे नहीं कभी भी दे सकते, so वहाँ कोई और चीज़ ही चाहिए होती है, which is say a sense of ownership. But thank you for owning Kamli, for making Kamli. I still feel you're one of the key makers behind the film, and it wouldn't have been possible. And ये कोई नेचर का साइन लग रहा है मुझे कि वो लाइट ऊपर नीचे होके ना उसको एक ड्रामा और दे रही है। But Saad, wishing you trusting in me. I think this trust is really solid now, and hope to make more films together, and hope you make films and music and whatever you want. Thank you, Saad. Thank you so much. ख्याल रखिए।